भी होगा पहले। तो यहां से जब हम ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होगी, तो नीचे के हिस्से पर एवरेज जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, नीचे के हिस्से पर एवरेज ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा आएगा, ऊपर के हिस्से पे कम आएगा। क्योंकि ऊपर जाने पे जी की वैल्यू, जी यानी 9.8 जो होता है, वो वैल्यू कम होती जाती है। ये बात आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी, और आगे एक चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन, वहां हम पढ़ेंगे, है ना। 9th में भी पढ़ा होगा, 9th में आ जाता है। तो जी की वैल्यू कम होती है, तो इसके जो लोअर हाफ है, इसका जो लोअर हाफ है, उस लोअर हाफ में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ जी की वैल्यू ज्यादा है और ऊपर फिर कम है, तो ऊपर कम लगेगा। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि सेंटर ऑफ मास हैवी मास के करीब होता है, सेंटर ऑफ मास हैवी मास के करीब होता है। और मैंने कहा ये डिपेंड करता है किस पर, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, किस पर डिपेंड करता है, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स पर। तो नीचे क्योंकि ज्यादा फोर्स लग रहा है, ऊपर आधे हिस्से पे कम फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी ज्यादा की तरफ खिसक जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे ना आके थोड़ा सा नीचे आता है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा है फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज, अगर फाइनाइट साइज का है, मीटर में सेंटीमीटर में अगर कोई साइज है, तो फिर कॉन्साइड करता है सेंटर ऑफ मास के साथ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूजुअली। लेकिन जब साइज ही काफी बड़ा हो, मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करो 100-200 किलोमीटर लेंथ का, प्रैक्टिकली तो अभी पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में भी आज की डेट में भी 1 किलोमीटर हाइट की कोई बिल्डिंग नहीं है। हालांकि अभी बन रही है, ऐसा न्यूज में है, जेद्दा टावर के नाम से, जिसकी हाइट 1 किलोमीटर होगी। अभी तो बुर्ज खलीफा की भी हाइट जो है वो 1 किलोमीटर नहीं है, 800 850 मीटर के अराउंड है। लेकिन एक जेद्दा टावर बन रहा है दुबई में, जिसकी हाइट 1 किलोमीटर होगी। तो आप सोचिए 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में जी में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, ठीक है। लेकिन जब 50 100 200 किलोमीटर की हाइट पे जाते हैं तो फिर एप्रिशिएबल चेंज आने लगता है, उसको हम कंसीडर करेंगे, है ना। तो अगर ऐसे स्पेसिफिक पूछेगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास अलग अलग है क्या, तो हाँ बिल्कुल है। बट एक फाइनाइट साइज के ऑब्जेक्ट से ही नॉर्मली हम डील करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ग्रेविटी पे तो डिपेंड करता ही करता है, ऊपर लिख ही दिया है। इसके अलावा सब्सटेंस का मास क्या है और कैसे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे पीछे मैंने आपको बताया था, तो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, यहां तो समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा और सेंटर ऑफ मास ऊपर होगा, ठीक है भाई। तो आप इसमें लिख सकते हैं लाइक COM, COG या CG शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। COG also depends upon mass of the object, mass of the object and its distribution, and its distribution, यानी इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ है। किस तरह से मेरा मतलब है कि जैसे मान लीजिए किसी साइड में मास ज्यादा है और किसी साइड में कम है, तो बीच में नहीं आएगा। जैसे ये रॉड है, अगर यूनिफॉर्म लेंथ मास डेंसिटी की है तो बीचों बीच में आएगा। लेकिन मान के चलिए किसी साइड में मास ज्यादा होता तो फिर बीच में नहीं आता, है ना। तो सिमेट्री का भी हम यूज कर लेते हैं, आगे हम देखेंगे। ये आप इतना नोट करिए पहले, ठीक है। कहीं कोई समझ नहीं आई हो कोई बात तो आप मुझे बताइए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब इसमें हम पहले जनरल केसेस देखेंगे सेंटर ऑफ मास निकालने के। जो मैंने आपको बताया कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम ज्यादातर केस में एक दूसरे के सिनोनिम की तरह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जो फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं वो सेंटर ग्रेविटी में भी चल जाएंगे, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा आपने, अगर नोट नहीं किया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
अभी भी नोट नहीं किया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अब देखिए इसमें सबसे पहला सेंटर मास ऑफ टू पॉइंट मासेस, दो पॉइंट मास है उनका सेंटर मास। बहुत सारे क्वेश्चन, बल्कि मोस्टली क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे, ये जो मैं बता रहा हूँ इसी का हम यूज कर लेंगे और यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। तो सेंटर मास ऑफ टू पॉइंट मासेस, तो अब ये दो पॉइंट मास है, एक ये है और एक ये है। एक का मास है m1 और एक का मास है m2, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज r। ठीक है, तो सेंटर मास मैंने आपको बताया था cm लाइज क्लोजर टू हैवी मास। जो मास हैवी होता है उसके ज्यादा करीब होता है, cm लाइज क्लोजर टू हैवी मास। तो इनमें से कोई एक हैवी है, मान लिया ये हैवी m1 या m2 में m2 है, सपोज कोई एक मान लेते हैं। अब दोनों बराबर होंगे तो बीचों बीच में हो जाएगा, तो ये हैवी है, तो ये यहाँ पे सेंटर मास हो गया। अब आपसे पूछेगा कि इसका डिस्टेंस इधर से और इसका डिस्टेंस इधर से कितना होगा, तो इधर से ये r1 और ये r2। तो भैया देखो, एक तो r1 और r2 r के बराबर है, एक इक्वेशन तो ये हो गई। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन यहाँ पे ये होगी कि m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, या मैं ये कह सकता हूं कि r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। यानी अगर मास ज्यादा होगा तो डिस्टेंस कम होगा, मास ज्यादा होगा, जैसे ये हैवी माना मैंने तो इसके करीब है सेंटर मास। ठीक है, तो ये m इंटू आर ये कांस्टेंट आएगा, m इंटू आर कॉन्स्टेंट आएगा। और m इंटू आर कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब है m1 r1 और m2 r2, m1 r1 m2 r2 ये कांस्टेंट आएगा। दो इक्वेशन आ गई, पहली r1 प्लस r2 r के बराबर और दूसरी m1 r1 m2 r2 के बराबर। ठीक है, दोनों में दो ही अननोन है r1 r2, तो इसमें से वैल्यू निकालो, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, आपको मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ ऑन सॉल्विंग 1 and 2, तो आपको r1 जो मिलेगा उसकी वैल्यू ये आएगी m2r अपॉन m1 प्लस m2। सबसे पहले और बेसिक फॉर्मूले यही है, और दोनों फॉर्मूले आपको याद ही होने चाहिए, हर हाल में याद होने चाहिए। ठीक है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। ठीक है, दिस इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। और दूसरा फॉर्मूला भैया ये आएगा कि जो R2 है, R2 होगा आपका m1r अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, r1 m2r अपॉन m1 प्लस m2, और दूसरा है r2 m1r अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपको मैंने बताया जैसे r1 की वैल्यू निकाल के इसमें रख लो, सॉल्व करोगे एक मिल जाएगा r2, और फिर वो r2 की यहाँ रखो फिर r1 मिल जाएगा। इसमें आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, इसमें आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, और वो ये है कि दोनों फॉर्मूले में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन चीज ये है, ये इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन एक चीज आपने ध्यान दी हो, और वो ये है कि R1 में जब हम निकाल रहे हैं तो M2 आ रहा है, यही ध्यान देने की बात है, M2। और जब हम R2 निकाल रहे हैं तो M1 आ रहा है, ये बात ध्यान देने की है। जब हम R1 निकाल रहे हैं तो M2 आ रहा है, और जब R2 निकाल रहे हैं तो M1 आ रहा है। ठीक है, एक बात
दूसरी बात ये कि ये टर्म दोनों में कॉमन है, सो ये आएगा ही आएगा। ऊपर टोटल डिस्टेंस या नेट डिस्टेंस दोनों के बीच में, और नीचे टोटल मास, ये टर्म दोनों में आएगा। और ये फॉर्मूला हम काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं आगे, बहुत फ्रीक्वेंट यूज होगा, तो आपको हर हाल में ये याद रखना है। बस एक छोटा सा गौर जो करना है वो ये है, छोटी सी बात पर गौर करना है कि जब R1 यहाँ आएगा तो यहाँ M2 आएगा, और जब यहाँ R2 होगा तो यहाँ M1 आएगा, क्योंकि ये इनवर्स का रिलेशन है ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला हो गया, ये पहला फॉर्मूला हो गया सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं। आप नोट कर लीजिए, और नोट करने से पहले सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, ये हो गया पहला फॉर्मूला। अब देखिए दूसरे फॉर्मूले पर आते हैं। मैंने आपसे कहा है कि आप नोट तो करें, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि इन केस अगर रह जाएगा तो आप वहां से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए, दूसरा फॉर्मूला, सेकंड सेकंड है। ये जो फॉर्मूला अभी मैंने डिस्कस किया, ये आपको तब यूज करना है जब दो पॉइंट मास होंगे और उनके बीच का डिस्टेंस दिया होगा। अब जो दूसरा फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको तब यूज करना है जब आपको मास तो होंगे दो या दो से ज्यादा, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस ना देके उनके लोकेशन यानी उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे। जैसे कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में रखा है x1 y1 पर, ऐसे ही दूसरा रखा है x2 y2 पर, तीसरा रखा है x3 y3 पर। इस तरह से ये दिया होगा, कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, तब कैसे फॉर्मूला हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन पढ़ के अंदाजा हो जाएगा कि मुझे पहले वाला लगाना है कि दूसरे वाला फॉर्मूला लगाना है। दूसरे वाला बताने जा रहा हूँ, इसमें कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। ठीक है, मैं अभी एक शीट भी दूंगा आपको क्लास के बाद, उसमें भी क्वेश्चंस होंगे, अभी हम कुछ डिस्कस भी करेंगे उसके शीट के कुछ क्वेश्चन, या उससे मिलते जुलते मैं कर दूंगा। तो शीट वाले क्वेश्चन फिर आप खुद लगा लेना, प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। मैं अपने कुछ क्वेश्चन अलग से भी करा दूंगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो अब इसमें कोऑर्डिनेट्स CM ऑफ 2 और मोर, CM ऑफ 2 और मोर पार्टिकल्स। ठीक है, 2 और मोर पार्टिकल्स व्हेन their coordinates are known। जब हमको इनके कोऑर्डिनेट्स पता हो, कोऑर्डिनेट्स आर नोन। मैं लिख भी रहा हूं और बोल भी रहा हूं, अगर मेरी वॉइस आप तक नहीं पहुंच रही है प्रॉपर तो आप देख सकते हैं, और अगर विजिबल ठीक से नहीं हो रहा है, मान लीजिए कई बार नेटवर्क की वजह से ब्लर आ सकता है, तो मेरी आवाज हो सकता है आप तक पहुंच रही होगी। ठीक है, तो दियर कोऑर्डिनेट्स आर नोन, कोऑर्डिनेट्स आर नोन लिखा है मैंने। ठीक है, ये हेडिंग है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 और मोर पार्टिकल्स व्हेन देयर कोऑर्डिनेट्स आर नोन। ठीक, तो अब इसमें 2 या 3 पार्टिकल मान लीजिए ले लेते हैं, ये यहाँ पे रखें, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, और मान लो एक ये पार्टिकल है। ऐसे कुछ पार्टिकल हमने यहाँ पे ले लिए। तो ये M1 है और M1 के कोऑर्डिनेट है x1, y1। इसी तरह से ये M2 है
और m2 के कोऑर्डिनेट x2, y2, और ये m3 या n पार्टिकल हो सकते हैं, तो mn लिख दिया है, तो ये होगा xn, yn। ठीक है, अब इस पूरे सिस्टम का आपको सेंटर मास निकालना है, पूरे सिस्टम का। अब इसमें n पार्टिकल है, अब वो n में 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखना बहुत आसान है, इस तरह से लिखते हैं, पैटर्न समझ लोगे, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। XCM, तो यहाँ पे अभी मैं XY प्लेन में लिया है, अगर ये स्पेस में हो यानी प्लेन में ना हो, 3D में हो, तो फिर एक और कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा, यहाँ पे Z1, यहाँ पे Z2 और यहाँ पे Zn, ऐसे करके एक कोऑर्डिनेट और बढ़ जाएगा। तो जैसे हम एक का लिखेंगे वैसे ही, यानी कि जिस तरह से जो फॉर्मूला XCM का बनेगा ना, बिल्कुल वैसे ही YCM और ZCM का बन जाएगा। तो एक का समझ लो, तो XCM जब हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं M1 X1। अब जैसे ये फॉर्मूला हम डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन की जरूरत है नहीं आपको, है ना। तो फॉर्मूला ही डायरेक्ट यूज करना है, डेरिवेशन को थोड़ी करके दिखाना है कि डिराइव करो, लेकिन डिराइव किया जा सकता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक अगर कई बार क्या होगा क्वेश्चन में, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये नहीं दिए होंगे, बल्कि ओरिजिन से इनके पोजीशन वेक्टर दे देगा, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर के टर्म में भी सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिखा जाता है, वहां से फिर इसको डिराइव किया जा सकता है, पर हम डेरिवेशन में नहीं पढ़ेंगे, उतना हमें करने की भी जरूरत नहीं है। तो XCM आ जाएगा आपका M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस एंड सो ऑन, आखिर वाले का Mn Xn, और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन Mn। थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप इसके पैटर्न को समझो, इसके पैटर्न को समझो, जिस तरह से लिखा जा रहा है, फिर छोटा बड़ा नहीं देखना है, केवल पैटर्न समझना है। और वैसे भी क्वेश्चन आएगा तो n पार्टिकल नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4 पार्टिकल तक के क्वेश्चन पूछता है, तो उसको इसी पैटर्न में लिख सकते हैं। और ज्यादा करेगा, कोई हेक्सागन जैसे दे दिया तो 6 पार्टिकल हो जाएंगे, इससे ज्यादा का नहीं पूछेगा, और उसमें कोई मुश्किल नहीं होता। मेन क्या है, कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, बस उस सीक्वेंस में आपको लिखते जाना है। अब सीक्वेंस क्या है उसको नोटिस किया होगा आपने, कि M1 जब हम लिख रहे हैं तो उसका XCM जब हम लिखेंगे तो M1 के साथ M1 का X कोऑर्डिनेट लिया, इसी तरह से M2 जब हमने लिया तो उसके साथ उसका X2 कोऑर्डिनेट लिया, और ऐसे ही Mn का Xn कोऑर्डिनेट लेके मल्टीप्लाई करके ऐड किया, डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला आ गया आपका XCM। अगर ये समझ में आ गया तो इसी तरह से सिमिलरली आप YCM को लिख पाओगे इजीली। सो YCM विल बी M1 Y1 M2 Y2, M1 Y1, ठीक है, M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस एंड सो ऑन Mn Yn, M1 Y1 M2 Y2 प्लस एंड सो ऑन Mn Yn, डिवाइडेड बाई Mn। ठीक है, M1 Y1 M2 Y2 प्लस एंड सो ऑन Mn Yn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन Mn। इस तरह से ये YCM आ जाएगा। और अगर इन केस अगर Z कोऑर्डिनेट दिए होते तो फिर M1 Z1 M2 Z2 प्लस एंड सो ऑन Mn Zn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन Mn। इस तरह से लिखा जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर पार्टिकल ज्यादा हो तो और बढ़ जाएंगे, कम हो तो कम कर लेंगे। पैटर्न यही है कि जब YCM लिख रहे होंगे तो M1 का Y कोऑर्डिनेट, M2 का Y कोऑर्डिनेट, ऐसे ही Mn का Y कोऑर्डिनेट लिख के मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये XCM YCM मिल गया। इसी तरह से चाहो तो ZCM का भी फॉर्मूला बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो इसे सिग्मा के फॉर्म में भी लिख सकते हो, मतलब ये तो लिख ही लिया, इसे इस तरह से भी लिखा जाता है, और उस पर कोई ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने स्टैटिस्टिक पढ़ी होगी तो देखा होगा, उसमें सिग्मा वगैरह यूज करते हैं स्टैटिस्टिक में। तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिखा जाता है, सिग्मा MI XI डिवाइडेड बाई सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम, जैसे इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, वैसे ही सिग्मा का मतलब सम होता है। तो आप इसको MI XI
और सिग्मा एम आई। आई की वैल्यू कहाँ से वेरी कर रही है, 1 से लेके एन तक। आई की वैल्यू कहाँ से वेरी कर रही है, 1 से लेके एन तक, ठीक है। तो ये 1 से लेके एन, जैसे इंटीग्रेशन में लिमिट डालते ना, तो ये इंटीग्रेशन का ही एक फॉर्म मान सकते हैं, छोटा वाला। जब कुछ लिमिटेड पार्टिकल होते हैं तो वहां सिग्मा यूज करते हैं, और जब बहुत सारे यानी इनफाइनाइट सिस्टम मतलब पार्टिकल का सिस्टम हो तो वहां इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन में जैसे लिमिट रखते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे लिमिट रखेंगे आई की। आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक वेरी कर रही है, तो आई की वैल्यू 1 से लेके कहां तक, एन तक। और आई की वैल्यू 1 से लेके कहां तक, एन तक। तो एक तरह से आप इसको इंटीग्रेशन के सिंबल की तरह देख सकते हैं, सोच सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आ गया। सिमिलरली इसी तरह से आप यहाँ देखो, ये लिखना जरूरी नहीं है, मेन है ये समझ में आना चाहिए। ये तो मैं आपको थोड़ा छोटा करके दिखा रहा हूँ, तो कई बच्चों को ये बात थोड़ा अजीब सी लगती है, लेकिन मैंने बताया स्टैटिस्टिक में जो लिखते हैं ना, इसी तरह से इसको सिग्मा एम आई वाई आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एम आई, और आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक, आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक, ये आप नोट कर लो, ठीक है। और इसमें भी ये लिखना कंपलसरी नहीं है, आप चाहो स्किप कर दो, आप इतने पे ही फोकस करो। इवन इसमें आप चाहो इधर के स्टेप्स हटा दो, केवल 2 का लिख लो। तो जब 2 का समझ में आएगा ना, तो 10 का भी लिखा जा सकता है। 2 का पैटर्न समझ में आ गया ना, तो 10-20 पार्टिकल जितने होंगे सबका लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लो, सबसे पहले जरूरी है इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। हो गया भाई। अब देखिए, ये मैं रब कर रहा हूं, इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, कभी कभी आपको पोजीशन वेक्टर वेक्टर फॉर्म में दिया होगा, जैसे ये है इस मास का, यहां से ये एक वेक्टर दे देगा और इसका नाम है R1। इसी तरह से इसका दिया होगा, ये ये है R2 वेक्टर, और इसी तरह से इसका दिया होगा ये Rn वेक्टर। ये इसकी पोजीशन M1 के लिए R1 वेक्टर, इसके लिए R2 वेक्टर, और इसके लिए Rn वेक्टर, इस तरह से कई बार दिया जाता है। तो वो भी समझ लो उसको कैसे लिखते हैं। तो यहां पर हम एक लाइन ऐड करेंगे, इसी में ये फिगर आ जाएगा, और यहां मैं लिख रहा हूं व्हेन पोजीशन वेक्टर्स, पीवी का मतलब समझते हो ना, पोजीशन वेक्टर, पीछे वेक्टर पढ़ाया था तब बताया था। व्हेन पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, जब पोजीशन वेक्टर हमको दे रखे हो तो सेंटर मास का भी क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ही निकालेंगे, आरसीएम वेक्टर। यानी कि जैसे ये 3 पार्टिकल हैं, तो यहीं कहीं इनका सेंटर ऑफ मास होगा। मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इस जगह पे ये सेंटर ऑफ मास है, तो यहां से हम एक लाइन खींचेंगे, ये जो लाइन है ये आरसीएम वेक्टर बोली जाएगी, जो हम यहाँ निकालने जा रहे हैं। जैसे मेरा कहना है कि ये पूरा सिस्टम है, तो सिस्टम का सारा मास किसी एक जगह पर रखा हुआ मान सकते हैं, किसी एक जगह पर, यानी यहाँ पे रखा हुआ मान सकते हैं इफेक्टिवली। इन सब का कंबाइंड इफेक्ट यहाँ रख के मिल रहा है, तो M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन Mn, ये सब यहाँ पे रख दिया। तो इसका पोजीशन वेक्टर हमें आरसीएम निकालना है। तो जब हम आरसीएम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा M1 के साथ फिर R1 आ जाएगा, इसी तरह से M2 के साथ M2 का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, R2, ठीक है। और अगर n है तो फिर
nवे का भी लिख लेंगे rn वेक्टर और नीचे फिर प्लस mn, बिल्कुल वही है। एक्चुअल में ये फॉर्मूला मैंने बाद में बताया, वैसे अगर डिराइव करना होता तो पहले हम इस फॉर्मूले को लेते और उसके बाद इसी को सिंप्लीफाई जब करते हैं ना नीचे, तो वो जो पहले वाला फॉर्मूला XCM YCM वाला था वो मिलेगा। कैसे मिलेगा, एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, करना मत, जरूरत नहीं है उतना। जैसे ये R1 है, तो R1 को आप लिखते तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप लिखते यहाँ पे, यानी x1 i कैप पोजीशन वेक्टर लिखना, पीछे वेक्टर में समझाया था मैंने कि कोऑर्डिनेट अगर हमें पता हो तो हेड का कोऑर्डिनेट माइनस टेल यानी जीरो, ओरिजिन है ना 0,0, तो x1 माइनस जीरो आई, तो वो x1 आई, और ऐसे ही y1 माइनस जीरो यानी y1 j कैप आ जाता इसकी जगह। इसी तरह से यहाँ पर x2 i और y2 j इस तरह का आ जाता, और यहाँ पे xn i और yn j आ जाता। तो फिर क्या करते, इसमें x वाले जितने टर्म थे m1 के साथ भी m2 के साथ भी इसके, उनको सबको एक साथ ले लेंगे। इसी तरह से y1 y2 और y3 वाले टर्म थे उनको एक साथ ले लेंगे। एक साथ लेने के बाद इकट्ठे कर लिए, है ना, x1 y1 x1 x2 x3 ऐसे करके, और उनमें सब में ये कॉमन आ गया, मतलब कॉमन नहीं है, m1 x1 m2 x2 वो i कैप के साथ और y वाले j कैप के साथ। इसी तरह से ये जो RCM है इसको भी लिखते XCM i और YCM j। तो XCM को तो x वालों से कंपेयर कर दिया जाता है, YCM वालों को y वालों से कंपेयर कर दिया जाता है। तो वहां से फिर आपको वो जो पहले फॉर्मूले लिखे थे वही मिल जाएंगे कंपैरिजन, क्योंकि इधर जो टर्म बनेगा ना, तो x वाले सब i के साथ आ जाएंगे एक ब्रैकेट में, और y वाले एक ब्रैकेट में j के साथ आ जाएंगे। इसी तरह से यहाँ XCM i, तो x का कंपैरिजन i वाले से x से, तो एक्सप्रेशन x का मिल जाता है, और YCM वाला y के साथ कंपैरिजन करेंगे, नीचे का टर्म तो ये सब में ही आएगा दोनों में, तो वो फॉर्मूला मिल जाता है। इसकी जरूरत हमें कम पड़ती है, इसलिए मैंने बाद में बताया, पहले वाला जो बताया उसकी जरूरत हमें ज्यादा पड़ेगी। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। और ये जो दूसरा फॉर्मूला है, इस तरह का जो सिस्टम जिसमें कई सारे पार्टिकल हों, इसे डिस्क्रीट सिस्टम कहते हैं, डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब है पार्टिकल दूर दूर है, अलग अलग है, जुड़े नहीं है। लेकिन यहाँ बहुत सारे पार्टिकलों, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा, इतने सारे पार्टिकल मिला के एक कंटिन्यूअस मास बन जाता है। जैसे ईंट का टुकड़ा या मिट्टी का ढेला, या ये मार्कर है तो इस मार्कर में काफी सारे पार्टिकल होंगे। तो इस तरह के सिस्टम में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, उससे भी कहीं कहीं ज्यादा पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो उनसे मिलके ये बना है। तो ऐसे सिस्टम में इनफाइनाइट पार्टिकल होते हैं, और ऐसे सिस्टम को डिस्क्रीट नहीं बोलते, डिसकंटिन्यूअस नहीं बोलते, कंटिन्यूअस बोलते हैं, कंटिन्यूअस मास सिस्टम। तो कंटिन्यूअस मास सिस्टम का भी सेंटर मास निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला समझेंगे, उसकी जरूरत हमें कम पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इसके बाद कुछ मैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के फॉर्मूले बताऊंगा, करीब 10 से 12, जिनमें से 5-6 का आप कॉमन सेंस से अंदाजा लगा लोगे, याद नहीं करना है। 5-6 ऐसे हैं जिनका याद करना पड़ेगा, कुछ थोड़ा बहुत मैं हिंट करूंगा, ट्रिक बताऊंगा, तो शायद आप उससे समझ जाओगे कैसे याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा वाला। आपने नोट कर लिया हो तो ठीक है, नहीं तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। इसमें हेडिंग में किसी बच्चे ने पूछा, दीपेंद्र, हेडिंग में व्हेन देयर कोऑर्डिनेट्स आर नोन, कोऑर्डिनेट्स आर नोन, कोऑर्डिनेट्स आर नोन, KNOWN लिखा है, कोऑर्डिनेट्स आर नोन, KNOW। जब हमें कोऑर्डिनेट्स पता हो तो दो या उससे ज्यादा पार्टिकल का सेंटर मास क्या होगा, ठीक है।
चलिए, तो अब तीसरे फॉर्मूले पर आते हैं हम। थर्ड वाला फॉर्मूला, ये सेशन अभी खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम दोबारा से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तीसरे फॉर्मूले पर आते हैं।